हैं हिल क्लाइंबिंग से रिलेटेड एक्सप्लिसिट ग्राफ के बारे में। एक एक्सप्लिसिट ग्राफ में सेट ऑफ नोड्स होते हैं और इसमें एक सेट ऑफ एजेस होते हैं जिसमें बहुत सारे कनेक्टिंग नोड्स हो सकते हैं। जैसे कि आप दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि ए कनेक्टेड है बी से और एक साथ ही में कनेक्टेड है सी से भी। ई कनेक्टेड है डी से और डी ऑल्सो कनेक्टेड है बी से। जो भी आपका एक्सप्लिसिट ग्राफ होता है वो एक डायरेक्टेड ग्राफ की तरह होता है जिसमें प्रत्येक एज का डायरेक्शन होता है, एजेस का क्या होता है, डायरेक्शंस होता है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यदि ए का डायरेक्शन ये है बी की तरफ, इसका मतलब ये है कि आप ए से बी की ओर जा सकते हैं, लेकिन आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते कि क्या आप बी से ए की तरफ जा सकते हैं। दूसरा होता है इसमें एक्सप्लिसिट ग्राफ में, वो होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, एजेस में कोई भी डायरेक्शंस नहीं होते हैं और यदि यहाँ पर लगे कि एक्स वाई से कनेक्टेड है, इसका मतलब आप एक्स से वाई की तरफ जा सकते हैं और साथ ही आप वाई से एक्स की तरफ भी जा सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स कनेक्टेड है वाई से, एक्स कनेक्टेड है डब्ल्यू और जेड से भी, और जेड कनेक्टेड है डब्ल्यू से। अब हम आपको बता रहे हैं एक एक्सप्लिसिट ग्राफ की डिटेलिंग के बारे में कि यहाँ पर हमको एक सिंपलेस्ट रूट फाइंड करना है ए से लेके ई की ओर। यदि हम ए से ई की ओर सिंपलेस्ट रूट की बात करें तो हमारे पास पहले ही हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें और कौन कौन से पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। जैसे कि एक रूट ये हो सकता है कि आप ए से बी की ओर जाएं, बी से डी की ओर जाएं, लेकिन क्या आप इससे ई की ओर पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये रूट तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो इस ऑप्शन को हम कैंसिल करते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास हो सकता है वो क्या हो सकता है कि आप ए से बी की ओर जाएं, बी से सी की ओर जाएं और सी से ई की ओर जाएं। यदि इस तरीके से हम चलते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रूट है, इसमें आपको कम समय भी लगेगा। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम ए से सी की ओर जाएं, ए से सी की ओर जाएं और दोबारा ए से फिर से सी की ओर जाएं। इसको आप रिपीट करें और लास्ट में आप यदि आप चाहें तो सी की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि ऑल नोड्स एजेस नोन एक्सप्लिसिटली। तो ऐसा ऑप्शन करने से क्या पता चलेगा कि आपको सारे नोड्स और एजेस के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इम्प्लिसिट ग्राफ। इम्प्लिसिट ग्राफ में हम ये देखते हैं कि हम जनरेट करेंगे, ये जनरेट होगा इनिशियल नोड से और इसमें रूल्स होगा फॉर जनरेटिंग सक्सेसर। एग्जांपल के लिए फॉक्स, गूस, कॉर्न, प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पर हमको ये जो मिला हुआ वो है फार्मर, फॉक्स, गूस, कॉर्न, ये हमको शुरुआत में मिला हुआ है। यदि आप इसी को ज़्यादा बेहतर रूप में चेंज करें तो क्या हो सकता है, फॉक्स, गूस, कॉर्न, फार्मर। यानी कि क्या है, एक ये रूल के लिए। यदि और इसी को बेहतर ढंग से आगे एलोबरेट करें या इसको और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएं गोल स्टेट के लिए, तो क्या हो सकता है, गूस, कॉर्न, फार्मर, फॉक्स। यानी कि आप इन चीज़ों को ब्रेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 4 एलिमेंट्स थे, हमने उनका सबसे पहले फॉक्स, गूस, कॉर्न लिया, ये 3 हो गया। अब फार्मर लिए तो 1 हो गया। अब इस 3-1 के कॉम्बिनेशन को यदि आप 2-2 में चेंज करें तो कैसे कर सकते हैं, गूस, कॉर्न, फार्मर, फॉक्स। इसी को आप और बेटर ढंग से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फॉक्स, कॉर्न, फार्मर, गूस। और उसी को हम और दूसरे कॉम्बिनेशन में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि गूस, कॉर्न, फार्मर, फॉक्स, फॉक्स, कॉर्न, फार्मर, गूस। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इसमें 4 एलिमेंट है, फार्मर, फॉक्स, गूस, कॉर्न, तो जब ये आप इनको राइट या लेफ्ट पोजीशन में मूव करेंगे एक एक एलिमेंट को, उसी के बेसिस पे ये आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे या रूल्स मिलेंगे।
और जो फॉक्स कॉर्न फार्मर गूस है, यदि आप इसको ज़्यादा अच्छे से एलोबरेट करें तो क्या हो सकता है, फार्मर फॉक्स कॉर्न गूस। यहाँ पर ये देखना है कि सॉल्यूशन स्पेस क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ ग्राफ होना चाहिए, सबसेट विल बी अ ट्री होना चाहिए, और कोई भी नोड इसके खुद का एंड सेंटर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने जो फॉक्स कॉर्न फार्मर गूस को क्रॉस इसलिए किया है क्योंकि ये नोड इसके रूट नोड का एंड सेंटर हो रहा था। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो सर्च स्ट्रेटजी है, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सर्च स्ट्रेटजी है वो कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर आप दो तरह की सर्च स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। एक हो सकता है टेंटेटिव सर्च स्ट्रेटजी और दूसरा होता है इररेवोकेबल सर्च स्ट्रेटजी। टेंटेटिव स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, सारे मूव्स का रिकॉर्ड रखते हैं फ्रॉम स्टार्ट, चाहे वो इनिशियल स्टेट हो, गोल स्टेट हो, मीडियम स्टेट हो, सारे स्टेट्स का आपको क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है। साथ ही यह भी देखना है कि हर स्टेट्स में यदि आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहे हैं और आपके पास एक हर पोजीशंस पे जाने के लिए वेट्स भी मौजूद है, तो हमको किस पोजीशन पे जाने के लिए कितना वेट या कितना टाइम लग रहा है। आपको एक्चुअली अप्लाई नहीं करना है मूव को, जस्ट टेंटेटिवली अप्लाई करना है। यानी कि किसी भी मूव को आपको एक बार में अप्लाई नहीं कर देना, पहले आपको उसको चेक करना है कि क्या ये मूव आपके गोल के लिए अच्छा है, क्या ये आपके प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, उसको टेंटेटिव अप्लाई करना है। और यदि वो वर्क नहीं कर रहा है मान लीजिए, तो आपको दूसरा मूव को ट्राई करना है। जब हम अप्लाई करेंगे एक रूल एक टेंटेटिव स्ट्रेटजी में, तो स्टेट इंक्लूड करेगा पार्शियली कंस्ट्रक्टेड सॉल्यूशन ट्री को। तो इसके लिए आपको नॉलेज बेस को इंक्लूड करना है। दूसरा होता है इररेवोकेबल स्ट्रेटजी। इसमें आपको कीप ट्रैक करना होता है करेंट स्टेट्स का और पास्ट स्टेट्स का, और आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको करंट स्टेट्स का ही कीप ट्रैक रखना है, क्योंकि पास्ट स्टेट हो सकते हैं कि इररिलेवेंट भी हो सकते हैं। तो इररिलेवेंट स्टेट्स का हमको रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जांपल के लिए यदि हम किसी भी क्रॉसवर्ड को सॉल्व कर रहे हैं इंक पेन के लिए, तो इंक पेन के माध्यम से, तो आप जैसे देखते हैं कि पेपर में यदि आप किसी क्रॉसवर्ड को सॉल्व कर रहे हैं इंक से, तो आप अंडू नहीं कर सकते वो को, यानी कि आप दोबारा यदि कहीं पे गलती हो गया तो आप उस गलती को ठीक नहीं कर सकते। अब ये क्या हो जाएगा, यदि आपने उस गलत सॉल्यूशन को क्रॉसवर्ड में इम्प्लीमेंट कर दिया तो ये सॉल्यूशन पाथ बन जाएगा और उसमें वन ट्राइड हो जाएगा, यानी कि जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आपको एक और डिस्कशन में ये बता रहे हैं कि जो आपका टेंटेटिव स्ट्रेटजी है इसका आइडिया कैसे होना चाहिए। तो टेंटेटिव स्ट्रेटजी के लिए आपको लगातार सब ग्राफ्स बनाने हैं, तब तक बनाने हैं जब तक आपको एक ऐसा नोड नहीं मिल जाता जो आपके गोल कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, या फिर एक ऐसा नोड ना मिल जाए जो आपको गोल तक पहुंचा सके। तो यहाँ पर नोट करने के लिए बात यह है कि जब आप किसी भी नोड को एक्सपेंड करें तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो नया नोड n मिल रहा है, वो ऐसा तो नहीं है कि इस नोड को ऑलरेडी विजिट किया जा चुका है या फिर ये पहले से जनरेट हुआ है लेकिन विजिट नहीं हुआ है। तो आपको दोनों कंडीशंस में ध्यान रखना है कि जो किसी भी नोड को एक्सपेंड करने के बाद जो नोड n बन रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी इसको आप पहले से विजिट कर चुके हैं, उसके सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर चुके हैं। और साथ में ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि ये नोड पहले से जनरेट हो चुका है लेकिन अभी तक विजिट नहीं किया गया, यानी कि इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई है। नोट यहाँ पर आपको ये देखना है कि यदि आप टेंटेटिव स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो हमको बहुत सारे नोड्स को विजिट करना है, भले आप उनको फाइनली में अप्लाई करें ना करें। तो जो टेंटेटिव स्ट्रेटजी से जो भी आप नोड को सर्च करेंगे, विजिट करेंगे, तो ये कॉस्टली हो सकता है स्पेस और टाइम के टर्म्स में। तो इसके लिए हमको ये ध्यान देना है कि आपको गो बैक जाना है टू अर्लियर स्टेट और ट्राई करना है न्यू डायरेक्शंस। यदि आपको किसी भी पोजीशंस पे ये लगता है कि जिस नोड को आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, तो
तो आपको दूसरे अदर नोड्स के लिए भी सर्च करना है। और साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि यदि आप बहुत सारे नोड्स और लिंक्स को टेस्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं आपके सॉल्यूशन के लिए, तो आपको साथ में ये भी देखना है कि आपके पास सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस है कि नहीं। यदि मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं, तो आपको जो स्टोरेज स्पेस है वो मेगाबाइट या गीगाबाइट में भी ज़रूरत पड़ सकती है। और टेंटेटिव स्ट्रेटजी में आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो इसमें बहुत सारे समय लग सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जामिन करना पड़े सके या उसकी करने की ज़रूरत पड़े बहुत सारे प्रीवियस नोट्स के बारे में भी। अब हम डिस्कस करते हैं इररेवोकेबल स्ट्रेटजी के आइडिया के बारे में। तो इस इररेवोकेबल स्ट्रेटजी में हमको चूज़ करना है एक मूव को और मेक करना है मूव को। अब ये जो स्ट्रेटजी है थोड़ी सी सिंपल नज़र आ रही है, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट्स के बारे में ही रिकॉर्ड रखना है, पास्ट स्टेट्स के बारे में उतना रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ता है। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी स्पेस और टाइम में, जैसा कि टेंटेटिव स्ट्रेटजी में देखना पड़ता था। वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको पास्ट मूव के बारे में तो उतना डिटेल रखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करंट के बारे में, और वो भी जो रिलेवेंट हो। यहाँ पर आपको ये बात नोट करने की ज़रूरत है कि इररेवोकेबल स्ट्रेटजी जो होता है उसमें कम स्पेस लगता है और टाइम भी कम लगता है प्रत्येक स्टेप में। यदि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई प्रॉब्लम इररेवोकेबल स्ट्रेटजी से सॉल्व हो सकता है तो ये बहुत ही अच्छा है करने के लिए। एक बार फिर से हम प्रोडक्शन सिस्टम को रिविजिट करते हैं। तो प्रोडक्शन सिस्टम में हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पर प्रोडक्शन सिस्टम से मतलब ये है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशन के बेसिस पे कोई सिस्टम बना रहे हैं तो उसे प्रोडक्शन सिस्टम कहा जा रहा है। तो एक प्रोडक्शन सिस्टम में हमें चाहिए होता है इनिशियल स्टेट, यानी कि प्रॉब्लम की सॉल्यूशन से रिलेटेड इनिशियल स्टेट, और गोल कंडीशन, यानी कि आपका गोल क्या है सॉल्यूशन के लिए। साथ में रूल्स भी आपको कौन से कंडीशंस पे पर्टिकुलर गोल पे पहुँचेंगे, किस एक्शंस पे के माध्यम से आप गोल पे पहुँचेंगे। साथ में नॉलेज बेस, यानी कि प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके पास क्या क्या नॉलेज है या आपके सिस्टम में क्या क्या नॉलेज है, इस बात को आपको देखना है। और साथ में आपको एक सीक्वेंस ऑफ रूल फाइंड करना है जो कि अप्लाइड होगा इनिशियल स्टेट में, और फाइंड करना है एक ऐसा स्टेट जो कि सेटिस्फाई करेगा गोल कंडीशंस को। तो प्रोडक्शन सिस्टम में आपको ज़रूरत पड़ी थी इनिशियल स्टेट की, गोल कंडीशंस की, और रूल्स के अंदर प्री कंडीशन और एक्शन की, साथ में नॉलेज बेस की। इससे पिछले वीडियो में हमने जो फ्लेलिंग वाइडली देखा था उसमें स्टेट से इनिशियल स्टेट की तरफ जाना होता है। यदि गोल स्टेट नहीं मिला है तो आपको कुछ एप्लीकेबल रूल्स का यूज़ करना है और चूज़ करना है कुछ m रैंडम वैल्यूज़ फ्रॉम ए सेट m। यहाँ पर m जो क्या है वो एप्लीकेबल रूल्स से बना हुआ सेट है, और यदि आप उसके बाद क्या करना है, आपको स्टेट में कुछ रूल्स अप्लाई करनी है ताकि आप डिज़ायर्ड स्टेट तक पहुँच सकें। और साथ में हमको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है एक सीक्वेंस ऑफ रूल जो कि अप्लाइड हो सकता है टू द इनिशियल स्टेट टू फाइंड स्टेट दैट सेटिस्फाइज द गोल कंडीशन। पिछला जो हमने फ्लेलिंग वाइडली वाला एग्जांपल जो देखा था और जिसमें हम बोल रहे थे कि m चूज़ सम स्मॉल m फ्रॉम ग्रेटर m, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे चूज़ करेंगे। तो कैसे चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर इसके लिए हम आपको एक सॉल्यूशन बता रहे हैं फ्लेलिंग वाइडली में आपको ये देखना है कि यह फाइंड सॉल्यूशन कर सकता है कि यदि आप लकी हैं या आप लगातार उस प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हैं, और साथ में उसमें कुछ अंडू रूल्स एग्जिस्ट हों, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स जिससे कि आप पास्ट वैल्यूज़ को भी चेक कर सकें। कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम, एवरी स्टेट रीचेबल होगा फ्रॉम एवरी अदर स्टेट। इसके लिए हमको क्या चाहिए, सफिशिएंट कंडीशन चाहिए, हर रूल में एक अंडू होना चाहिए, और ऐसा भी होना चाहिए कि सिस्टम को हमको डीकम्पोज ना करना पड़े या तोड़ना ना पड़े छोटे छोटे अलग सब सिस्टम्स में। यहाँ पर अंडू जो है एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, और
तो भले ही इसके द्वारा ये पॉसिबल हो कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप हर रूल में एक अंडू का ऑप्शन दें। जहाँ पर आपको लगता है कि ज़रूरत हो सकती है वहीं पर ही आपको इस अंडू के ऑप्शंस को देना है। अब हम एक्चुअली हिल क्लाइंबिंग के कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। अभी तक हमने हिल क्लाइंबिंग से रिलेटेड बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया है। हिल क्लाइंबिंग जब हम वर्ड सुनते हैं तो तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है, क्या ये एक ऐसा तरीका है कि जिससे हम इस बात को रोक सकें कि हमको एक स्टेट को दोबारा या बार बार विज़िट ना करना पड़े। तो हिल क्लाइंबिंग में हमको क्या करना होता है, एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा f, जिससे कि मेज़र होगा एक स्टेट और रिटर्न होगा एक सिंगल वैल्यू r में, हाई वैल्यू ऑफ f। यदि f की वैल्यू काफ़ी हाई मिलती है तो वो एक गुड स्टेट होगा, और f फंक्शन की वैल्यू यदि काफ़ी लो मिलती है तो एक बैड स्टेट होगा। तो हमको मूव करना है उस डायरेक्शन में या ऐसे डायरेक्शन पे जहाँ पे f की वैल्यू लगातार बढ़ती रही, और हमको वो शुरुआत से विज़िट नहीं करना है अर्लियर स्टेट में। और ये भी आपको ये बात याद रखना है कि हिल क्लाइंबिंग हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो वर्क करे। हिल क्लाइंबिंग स्ट्रेटजी में जैसे कि अभी तक हमने आपको बताया कि हम f वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर डिटेलिंग बताने जा रहे हैं कि आपको यूज़ करना है एक फंक्शन fx जो कि इंक्रीज़ करे सॉल्यूशन को इज़ अप्रोच्ड, और आपको चूज़ करना है बिटवीन मूव्स बाय इंक्रीजिंग f स्टेट, यानी कि आपको नंबर ऑफ स्टेट्स लगातार बढ़ाते रहने हैं और उनके बीच में मूव्स को चूज़ करना है। जैसे कि हिल क्लाइंबिंग का यहाँ पर एक सिंपल एल्गोरिथम जैसा दिया गया है, तो आपको यहाँ पर जो स्टेट होगा वो इनिशियल स्टेट होगा और वैल्यू क्या होगी f स्टेट। यदि मान लीजिए हम गोल स्टेट पे नहीं पहुँचे हैं तो आपको m एप्लीकेबल रूल्स स्टेट से देखना है कि प्रत्येक उस एप्लीकेबल रूल्स के अंदर जो जो एलिमेंट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट स्टेट पे रूल को अप्लाई करना है। यदि f नेक्स्ट स्टेट वैल्यू से बड़ी है तो वैल्यू दोबारा किस में जाएगी, नेक्स्ट स्टेट में, और r किस में टेंड्स होगा, m में। और स्टेट इसके बाद क्या करना है आपको, स्टेट अप्लाई रूल r स्टेट, ऐसा आपको करना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो r की जो वैल्यू है r इक्वल ARG मैक्स f अप्लाई रूल m स्टेट m इक्वलेंट टू m। हिल क्लाइंबिंग में आपको ये देखना है कि आप बैकवर्ड जाके रिविजिट नहीं कर सकते अर्लियर स्टेट को, तो इसलिए आपको एक ऐसा रूल पिक करना पड़ेगा जो कि इम्प्रूव करेगा स्टेट को अकॉर्डिंग टू f स्टेट और आपको देगा बेस्ट इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर आपको इस बात को नोट करना है कि यदि कोई भी रूल सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम यदि इफ़ नेक्स्ट स्टेट ग्रेटर देन वैल्यू, यदि यहाँ पर रूल सेटिस्फाई नहीं होगा तो हो सकता है हम इसी पोजीशन पे स्टक हो सकते हैं या फंस सकते हैं। तो इसीलिए हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम हमेशा चूज़ कर सकें अल्टरनेटिव प्रोवाइडिंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ f इवन इफ़ इट इज़ लोअर देन करेंट पॉइंट। यानी हमको अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना हाईएस्ट वैल्यू ऑफ f भले ही वो लोअर देन करेंट पॉइंट हो। तो इसमें हम स्टक नहीं होंगे एट लोकल ऑप्टिमम, बट वी ऑल्सो विल नॉट स्टॉप एट अ ग्लोबल ऑप्टिमम आइदर। तो इसलिए आपको ग्लोबल ऑप्टिमम जाने की कोशिश करनी है। तो हमारा जो हिल क्लाइंबिंग का जो इम्प्रूव्ड या मॉडिफाइड जो तरीका रहेगा वो कैसा रहेगा, स्टेट से स्टेट जो कि इनिशियल स्टेट है, वैल्यू f स्टेट वाइल नॉट गोल, जब तक गोल ना पहुँचे तब तक m एप्लीकेबल रूल्स स्टेट फॉर ईच m इक्वलेंट टू m नेक्स्ट स्टेट टू अप्लाई रूल m स्टेट इफ़ f नेक्स्ट स्टेट ग्रेटर देन वैल्यू, तो देन वैल्यू इज इक्वल टू f नेक्स्ट स्टेट r इक्वल m स्टेट इक्वल अप्लाई रूल r स्टेट। एग्जाम्पल, माउंटेन क्लाइंबिंग इन फॉग। मान लीजिए एक कोहरे का समय है जहाँ पे हमको माउंटेन में क्लाइंबिंग करनी है, तो हम स्टार्ट पोजीशंस पे स्टार्ट चालू करेंगे हिल क्लाइंबिंग में। तो हो सकता है कि आप एक छोटे पॉइंट पे जाके अटक सकते हैं। क्यों अटक सकते हैं? क्योंकि फॉग है।
हमारा जो मेन टारगेट है वो हमको कोशिश करना है कि हम माउंटेन क्लाइंबिंग में थोड़ा ऊपर चढ़ें। तो मान लीजिए हम थोड़ा सा कोशिश करके थोड़ा ऊपर चढ़ें और समिट पॉइंट तक पहुँचे, तो वो क्या हो जाएगा आपका ग्लोबल ऑप्टिमम। माउंटेन क्लाइंबिंग इन फॉग 2। अब हो सकता है कि फॉग ज़्यादा हो गया हो या कम हो गया हो, तो स्टार्ट के बाद आप कुछ ऐसे पॉइंट पे पहुँचे हैं जो कि कहलाएगा प्लेट्यू या रिज, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका हमको क्या आइडिया लगाना है कि हमको रन करना है एक ऐसा एल्गोरिथम बहुत टाइम्स, सेवरल टाइम्स विद डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स, यानी कि आपको प्लेट्यू रिज के बाद पहुँचने के बाद भी कोडिंग के टर्म्स में बहुत सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स से रिलेटेड एल्गोरिथम्स को लगातार क्या करना है, कई बार रन करना है। एग्जाम्पल, एडजस्ट करना है मल्टीपल ऑडियो कंट्रोल्स को फॉर साउंड क्वालिटी। सेकेंड एग्जाम्पल है फाइंड करना है ऑप्टिमल सेट ऑफ वेट्स फॉर लिंक इन अ न्यूरल नेट। यहाँ पर न्यूरल नेट मतलब न्यूरल नेटवर्क। जैसे कि मान लीजिए न्यूरल नेटवर्क के एग्जांपल में सपोज आपके हाथ पे कोई चींटी काटी, आपके हाथ से होते हुए सिग्नल कहाँ पे जाएगा, ब्रेन पे, और ब्रेन से आपको ये मैसेज मिलेगा कि आपको चींटी ने काटा है। और जो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम एडजस्ट करें मल्टीपल ऑडियो कंट्रोल साउंड क्वालिटी के लिए, जैसे इक्वलाइज़र वगैरह रहता है जिसमें बेस को आपने एडजस्ट किया है या फिर आपने डिफरेंट डेसिबल्स साउंड्स को एडजस्ट किया है, तो वो आप कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल जो है हम उसमें हमको क्या करना है, इवॉल्विंग ए पॉपुलेशन ऑफ कैंडिडेट सॉल्यूशंस इन एन एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग सेटिंग। यानी कि हम कुछ कंप्यूटिंग कर रहे हैं, उसमें हम इवैल्यू करेंगे पॉपुलेशन ऑफ कैंडिडेट सॉल्यूशंस को। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है स्वार्म इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके और एग्जांपल्स के बारे में बताएंगे।